जितना अब तक कराया पहले रिवाइज करते हैं। हमारी इंडियन इकोनॉमी पहला चैप्टर ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आज ख़त्म हो रहा है बच्चों, और नेक्स्ट क्लास से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया चैप्टर, रेगुलर अटेंड करें तभी आपकी प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्लियर होंगे। सो हमने ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में जो करा सब मन में एक बार रिपीट करें जितना अब तक हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर का तैयार करा था। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वाज प्रॉस्परस इकोनॉमी, एग्रीगेरियन इकोनॉमी एंड वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हर क्लास में सारे शब्द बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को याद हो चुका है, फिर भी कुछ बच्चे इरेगुलर हैं, ध्यान से सुने, याद करें, और एमसीक्यू चलेगा क्लास के एंड में, उसको अच्छे से पार्टिसिपेट करें ताकि सभी क्वेश्चन सही अटेम्प्ट हो जाए। और आज मैं पैराग्राफ भी सुनूंगा। पिछली क्लास में खेल शुरू करा था तो कुछ बच्चों को याद नहीं था, आज उम्मीद है वो याद करके आए होंगे। मेरा अगला क्वेश्चन, बेसिक पर्पज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज ए फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। और यहाँ मैंने याद कराया था ब्रिटिश एम्पायर हिंदुस्तान में कब से शुरू हुआ, वो तारीख याद रखनी है, 1757 इन द नेम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। अगली बैटल 1764 बैटल ऑफ बक्सर, एंड फाइनली 1774 बंगाल कैप्चर्ड बाय ब्रिटिशर्स। और 1857 मैंने याद दिलाया था क्या कहलाता है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की पहली लड़ाई। और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 में किंगडम को हमारे देश की बागडोर सौंप दी थी, और वहाँ से फिर 1947 तक ब्रिटिश एम्पायर ने देश को कंट्रोल करा, जिसको लेकर एमसीक्यू में डिस्कशन हो सकता है। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, हमने 10 पॉइंट याद करे हैं, याद सारे करने हैं इन डिटेल। कोई भी एक पॉइंट 1 नंबर के लिए एमसीक्यू में आ सकता है, 3 से 4 नंबर के लिए आए तो कोई 3 से 4 पैराग्राफ हमने याद करे थे, सीक्वेंसी बदलनी, मन में रिवाइज करें। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, कारण बताया था, द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम कितनी थी, 2% पर एनम। बैकवर्ड इकोनॉमी, क्यों, द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वाज अप्रोक्सीमेट 0.5% पर एनम, जिसकी वजह से हम बैकवर्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। बहुत डिटेल डिस्कशन हो चुके हैं। फाइनली आज चैप्टर को क्लोज करते हुए सारी चीज़ें बोल रहा हूं, और साथ साथ रिपीट करें, और जो नहीं आए थे वो उसको अच्छे से सुने और याद करें। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस की बात करी थी, एग्रीगेरियन इकोनॉमी था, उसके बावजूद एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए जमींदारों ने कुछ नहीं करा। जमींदार बोले तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। पैराग्राफ हमने याद करे हुए। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया था, और जिसके इंपैक्ट आप लोगों ने याद करे थे। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई थी, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स हमारा बढ़ गया था, और उन्होंने कोई बेसिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने का काम नहीं करा। रैम्पेंट पॉवर्टी, एग्रीगेरियन इकोनॉमी, एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा, तो लोगों के पास 2 वक्त का खाना भी अवेलेबल नहीं था। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जिससे एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ाया जा सके। हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, अभी डिस्कशन करा। मेजॉरिटी पॉपुलेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडल्ज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बिलोंग्स टू रूरल एरिया। सो क्या है, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, मिक्सचर ऑफ कैपिटलिज्म एंड जमींदारी सिस्टम, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी एंड कॉलोनियल इकोनॉमी में डिस्कशन करा था। हमारी इंडिजिनस गुड्स के ऊपर हैवी टैक्सेस इंपोज कर दिए जिसे टैरिफ बैरियर्स बोलते हैं, और उनके द्वारा बनाई गई फिनिश गुड्स, ब्रिटिश इंडस्ट्री के द्वारा बनाई गई गुड्स पर ड्यूटी फ्री कर दिया ताकि एक्सप्लॉयटेशन बढ़ाया जा सके। कॉलोनियल इकोनॉमी, ये डिटेल चर्चा हो चुकी है। यहाँ हमने पिछले क्वेश्चन में
एक और इंपॉर्टेंट बात याद करी थी, एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल किन लोगों ने निकाले? वीके आरवी राव, आरसी देसाई, विलियम डिग्बी एंड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिसका नाम क्या था? दादा भाई नेरोजी। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने तैयार करा था फॉर 3 to 4 मार्क, इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन एग्रीकल्चर सेक्टर। 4 पैराग्राफ आपको याद कराए गए, लैंड सेटलमेंट सिस्टम और जमींदारी सिस्टम, जिसमें आपने याद करा all the profit accruing out of agricultural activities went to zamindar in the form of lagan, but they did nothing for the promotion of agriculture system. दूसरा आपने याद करा कॉमर्शलाइजेशन, साथ साथ मन में रिवाइज करें, नोट्स बना रखे हैं, भूल गए हो तो वहां देखें। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अंग्रेजों के आने से पहले हिंदुस्तान में क्या था? सबसिस्टेंस इकोनॉमी, गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और यहां इन्होंने हिंदुस्तान के सिस्टम को बदल दिया। कैसे? शिफ्टिंग बार्टर सिस्टम टू कैश बेस्ड इकोनॉमी। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हमने यहां याद करा था क्रॉप्स वर प्रोड्यूस फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। Farmers were induced by higher prices for producing cash crop rather than food crop, which could be utilized by the Britishers as a raw material for British industry. Low level of productivity, यहां हमने याद करा था लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज and negligible use of fertilizers resulted low level of productivity. और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आज़ादी के बाद किस नाम से आ रहा है बच्चों? हर क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। कब आया था? मिड 60s में। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन। और क्या था ये ग्रीन रेवोल्यूशन? इसका मीनिंग याद कराया, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप लाइक rice, wheat, etc. with the use of high yielding variety of seeds. अगला scarcity of investment, तो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, तो लोग एग्रीकल्चरल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए पैसा नहीं लगा पाए, और जिन जमींदारों के पास पैसा था वो एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा रहे थे और एग्रीकल्चरल प्रमोशन के लिए कुछ नहीं करा। याद करा था India's agriculture was facing a scarcity of investment in terrace farming, flood control, drainage, etc. Effect of British rule in industrial sector, हमारा तीसरा क्वेश्चन फॉर 3 to 4 मार्क्स। हमने 5 हेडिंग्स याद करी थी, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, एडवर्स इफेक्ट ऑफ decline the handicraft industry, lack of capital goods industry, low contribution to GDP, limited role of public sector, जिसमें हमने याद करा था decline of handicraft industry में the British government systematically destroyed the handicraft industry to satisfy 2 motives, very important. Number 1, to get raw material from India at cheap rate. Number 2, to sell finished goods of British industries in Indian market at higher price. हर क्लास में चल रहा है टॉपिक। एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बर्बाद होने का? तो आपने याद करा था, नंबर 1 इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर 2 बेरोजगारी बढ़ी थी, नंबर 2 इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। तीसरा अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करा था, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। There was hardly any capital goods industry and British ruler did not pay any attention for their promotion. और यहाँ पर हम चर्चा करके आए कि आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे, आज़ादी के बाद हमने स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस किसके थ्रू बनाया? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। याद रखना ये 1956 सेकेंड 5 ईयर प्लान है। IPR
1956, जहां राउरकेला, भिलई, दुर्गपुर, बोकारो में स्टील प्लांट्स लगाए और स्ट्रॉन्ग कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का बेस तैयार करा। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, तो हमने यहां याद करा था द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी वाज वेरी लो। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर रिमेन्स लिमिटेड ओनली टू रेलवे, रोड एक्सेट्रा। इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन फॉरेन ट्रेड, 3 पैराग्राफ आपने याद करें। ये चैप्टर का डिस्कशन आज फाइनली खत्म हो रहा है। अगली क्लास से नए चैप्टर चलेंगे, तो वहाँ इसके क्वेश्चन टेस्ट में जरूर आएंगे, बट डिस्कशन नहीं करेंगे। हाँ, आपसे बीच बीच में कोई पैराग्राफ पूछा जा सकता है किसी से। इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन फॉरेन ट्रेड, 3 पैराग्राफ आपने याद करें। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड एंड ड्रेन ऑफ। कुछ बच्चे बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश करा करें टाइम से रहें। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड एंड ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। कंपोजिशन में याद करा था, इंडिया बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और प्राइमरी गुड्स इन द नेम ऑफ वुल, कॉटन, सिल्क, इंडिगो, शुगर, जूट एक्सेट्रा, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स लाइक वुलन क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ एक्सेट्रा। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड में आपने याद करा, मोर देन 50% फॉरेन ट्रेड, more than 50% of India's foreign trade restricted only to Britain and rest was allowed with other countries like China, Sri Lanka and Iran. Drain of India's wealth में आपने याद करा था कि हिंदुस्तान का ह्यूज सरप्लस, India's huge export surplus utilized by the Britishers फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट। और वो 3 पॉइंट याद रखने हैं, अलग से सेपरेटली आता है। नंबर 1, टू मेक पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द ऑफिसेस सेट अप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। Number 2, to meet expenses on war fought by British government. And number 3, to import invisible items. ये हाईली रिपीटेड टॉपिक है जिसको वो तीनों पैराग्राफ में से कोई एक की चर्चा करता है। और यहां टॉपिक बदला था, डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करी थी। डेमोग्राफिक कंडीशन बोले तो पॉपुलेशन कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जहां एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन याद करें। 1881 में पहली बार देश की पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई, तो 1 नंबर के लिए आता है फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881। और अगला क्वेश्चन 1921 डिस्क्राइब्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, बताया था ये कहानी किस पर बेस्ड है, माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें टोटल 4 फेज होते हैं। 1921 से पहले इंडिया फर्स्ट फेज में था, जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज्यादा थी, और आफ्टर 1921 इंडिया सेकंड फेज में शिफ्ट हो गया, जिसमें बर्थ रेट वैसी ही थी और डेथ रेट ड्रास्टिकली कंट्रोल हो गई थी और जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की सिचुएशन आ गई थी, जिसकी वजह से 1921 वेरी इंपॉर्टेंट एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अगला क्वेश्चन हमने 3 से 4 नंबर के लिए तैयार करा था, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। 3 से 4 नंबर के लिए 3 से 4 पैराग्राफ यानी 3 से 4 हेडिंग, जिसमें से जो हम फैक्ट्स याद कर रहे हैं वो 1 नंबर के लिए एमसीक्यू में टिक कराता है। हमने हेडिंग्स याद करी थी, मन में रिपीट करें, सीक्वेंस नहीं बदलेंगे। हाई बर्थ रेट, डेथ रेट, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज,
हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। हर 1000 लोगों के पीछे कितने बच्चे पैदा होते हैं और कितने मर जाते हैं, ये कैलकुलेशन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। और ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बर्थ रेट मैंने याद कराई कितनी, 48 पर 1000। एक नंबर के लिए वो इसको टिक कराता है। डेथ रेट हमने याद करी 40 पर 1000। आज का सिनेरियो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत डिटेल डिस्कशन हम हर क्लास में कर रहे हैं। आज फाइनल रिवीजन फास्ट चल रही है, सब याद कर चुके हैं। जो नए हैं, रेगुलर नहीं आते, वो नोट्स बनाएं, चीज़ों को रिपीट करें ताकि अगली क्लासेस में एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पाएं और पैराग्राफ एक्सप्लेन कर पाएं। तो बर्थ रेट और डेथ रेट आज के सिनेरियो में कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा थी, 48 पर 1000 बर्थ रेट एंड 40 पर 1000 डेथ रेट। लिटरेसी रेट का मतलब बताया था, ऑन एन एवरेज हिंदुस्तान में कितने परसेंट लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। लिटरेसी रेट ये उस जमाने में बहुत कम थी, जो आज के कंपैरिजन में 16% और आज 75%। और फीमेल में तो और भी ज्यादा कम थी, आप सबने याद करा है 7%। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। हेल्थ कंडीशन बहुत पुअर थी, वैक्सीनाइजेशन इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, बहुत सारी बीमारियों का कोई इलाज नहीं था, जैसे ट्यूबरक्लोसिस। गांव के 2 लोगों को छोड़ने जाते थे, वापस आते थे 3 वेट करते थे, 3 को छोड़ने जाते थे, वापस आते थे 4 इंतजार करते थे फाइनल यात्रा पर। अब समझ जाओ इनडायरेक्टली। हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, 1000 बच्चों के पीछे कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, सही ढंग से खाना पीना ना मिलने के कारण या वैक्सीनाइजेशन ना होने के कारण। हिंदी में इसे बोलते हैं कुपोषण, या इंग्लिश में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिसीजेस की वजह से बच्चों की डेथ हो जाती थी। और हमने ये याद करा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा, 218 पर 1000 लाइव बर्थ, जो आज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा क्यों है, क्योंकि आज का डाटा याद कराया 44 पर 1000 अकॉर्डिंग टू ईयर बुक। और ईयर कौन सा 44 पर 1000, 2011। अगली चर्चा करी थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑन एन एवरेज हिंदुस्तान में कितने साल लोग जिंदा रहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आजकल अकॉर्डिंग टू योर बुक 68 ईयर्स। और अगर मैं इस साल का एग्जैक्ट डाटा दूं जो आपकी बुक में नहीं है, 69.2 ईयर्स, उसके कंपैरिजन में आपके नए एडिशन में लिखा है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, कितनी, 44 ईयर्स, और पुराने एडिशन में 32 ईयर्स। और वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। अगला टॉपिक बच्चों इस चैप्टर में हमने तैयार करा था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। 1 नंबर के लिए मीनिंग याद करा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अमंग द वेरियस सेक्टर्स लाइक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। दूसरा क्वेश्चन याद करना है इन तीनों का मतलब, जिसको वो 1 नंबर के लिए टिक करा सकता है। प्राइमरी सेक्टर रेफर्स टू एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज। सेकेंडरी सेक्टर रेफर्स टू इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन मेड मटेरियल। टर्सरी सेक्टर बोले तो सर्विस सेक्टर लाइक कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, बोले तो सेवा क्षेत्र। और फिर हमने इन तीनों के फैक्ट्स याद करे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल अप्रोक्सीमेट 73%, राउंड ऑफ करके याद कर सकते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन वॉज इंडल्ज इन एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज, बोले तो प्राइमरी सेक्टर। Only 10% of the working population in India was indulged in manufacturing, बोले तो man-made material और secondary sector। Only 17% of the working population in India was engaged in service sector।
और ये हमारा इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर भी चर्चा कर चुके हैं लास्ट क्लास में। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है और उसी पर ज्यादा ध्यान रखना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वर वेरी पुअर। रोड के लिए बस हमने एक ही लाइन याद करी, रोड्स वर बिल्ट प्राइमरली टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड शिफ्टिंग रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को गांव से शहर और शहर से ब्रिटिश इंडस्ट्री तक तेजी से पहुंचाया जा सके, उतने ही रोड तैयार किए गए और आर्मी को लॉ एंड ऑर्डर तक एक जगह से दूसरी जगह तेजी के साथ भेजा जा सके। यही पर्पस था रोड्स का। फिर दोबारा बोलते हैं और चलते हैं रेलवे पर। द रोड्स वर बिल्ट प्राइमरली टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड शिफ्टिंग रॉ मटेरियल। रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट। कुंदन बहुत लेट ज्वाइन कर रहा है, कोशिश करा करे टाइम से रहें। तो रेलवे में हमने याद करा, लास्ट क्लास में हो चुका है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज टू इंट्रोड्यूस रेलवे इन 1850। 1850 वेरी इंपॉर्टेंट इन एमसीक्यू। यहां मैंने एक और बात बताई थी, 1854 में पहला रेलवे ब्रिज बना था। 1854 में रेलवे ब्रिज सबसे पहला बना था, नॉट 1850, बिटवीन द मुंबई एंड थाने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज टू इंट्रोड्यूस रेलवे इन 1850। द रेलवे अफेक्टेड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन टू फॉलोइंग वेज। और फिर दो पैराग्राफ हमने याद करे। सबसे पहला, रेलवे अनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। बच्चों, लोग पुराने जमाने में पैदल यात्रा करते थे, अमीर लोग घोड़ों पर जाते थे। तो वो जो महीनों की यात्राएं होती थी रेल की वजह से दिनों में हो गई, और जो दिनों की यात्राएं होती थी वो आवर्स में कन्वर्ट हो गई। डिस्टेंस खत्म हो गया, प्रोडक्शन को मोटिवेट किया गया, और हिंदुस्तान में जो हर 50 किलोमीटर में बोलचाल की भाषा और पहनावा और सब सुपरस्टिशियस बिलीफ्स बदल जाते हैं। रेलवे की वजह से इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री डेवलप हुई, जिसे हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। ये पहला पॉइंट पॉजिटिव इंपैक्ट है रेलवे का इंडियन इकोनॉमी में। तो रेलवे अनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। इट ब्रोक द geographical and cultural barriers and promoted social infrastructure। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो 650 रियासतें, वो मोर देन 600 जो छोटे छोटे टुकड़े थे हिंदुस्तान के, उनको एक साथ यूनाइटेड करने में रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मोटिवेट हुआ। पिछली क्लास में मैंने कहा था जो इंडियाज अवेकनिंग 1850 ऑनवर्ड स्टार्ट हुई, इंडियाज अवेकनिंग, उसमें भी रेलवे का बड़ा रोल था। और जिसमें मैंने फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडियाज अवेकनिंग की बात करी थी, राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने सुपरस्टिशियस बिलीफ्स के विरुद्ध आवाज उठाई और अंग्रेजों से उसके अगेंस्ट एक्ट पास कराकर लोगों को अवेयर करने का काम करा। दूसरा नेगेटिव इफेक्ट है, इट एनहांस कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। Commercialization of Indian agricultural, which adversely affected the economic infrastructure। तो कैश क्रॉप्स को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए किसानों को मोटिवेट किया गया, बदले में बहुत सस्ते दामों पर कच्चा माल उनसे खरीदा, और जो पैसा उन्हें दिया उस पैसे से वो किसान बाउंड हो गए फिनिश गुड्स मेड बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, और बहुत ही ऊंचे दामों पर, जिससे ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ ज्यादा से ज्यादा किया जाने लगा। इट एनहांस कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर विच एडवर्सली अफेक्टेड द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर।
यहां तक क्लास में करा था बच्चों। अब हमें याद करना है रेलवे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन 1850 बाय द ब्रिटिशर्स। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, रेलवे की वजह से डिस्टेंस बैरियर खत्म हो गए, तो एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। नंबर 2, क्या मोटिवेट हुआ? कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, बिकॉज गुड्स कुड बी मूव्ड टू डिस्टेंट प्लेसेस। और तीसरा, रेलवे अनेबल्ड पीपल टू ब्रेक द बैरियर ऑफ डिस्टेंस and people undertake journey to far away places। तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट रहा। नेगेटिव इम्पैक्ट, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी ज्यादा बढ़ गया। हिंदुस्तानी चीजों को सस्ते दामों पर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज ने बहुत तेजी से शिफ्ट करना शुरू कर दिया और अपने तैयार माल को हिंदुस्तान के गांव गांव तक विद द हेल्प ऑफ रेलवे पहुंचाना शुरू कर दिया। चैप्टर को कंक्लूड करना चाह रहे हैं बच्चों। फाइनली चैप्टर का कंक्लूजन, 2 पॉइंट और रह गए हैं बस। एयर एंड वाटरवेज, यहां एयर एंड वाटरवेज पर थोड़ा सा पूछते हैं आपसे। अनुषा जैन, एयरवेज हिंदुस्तान में जिस व्यक्ति ने सबसे पहले शुरू करा उस आदमी का नाम बता दो। इंडियन जिसने हिंदुस्तान में एयरवेज स्टार्ट करा था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, आदमी का नाम? अंशिका। अंशिका आदमी का नाम जिसने हिंदुस्तान में ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एयरवेज स्टार्ट करा? आयना बोलेगी। आयना, हिंदुस्तान में ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल किस इंडियन ने एयरवेज सिस्टम स्टार्ट करा था? आदमी का नाम? भैया इसका मतलब आप बुक नहीं पढ़ते बिल्कुल भी, सभी से ही कह रहा हूं। पुनीत, पुनीत के पु, पुनीत कुंद्रा। एयरवेज जिस हिंदुस्तानी ने ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल स्टार्ट करा उस आदमी का नाम? रतन टाटा के खानदान से है। रतन टाटा तो आजकल है, उसी के पिताजी नहीं बता पा रहे। JRD टाटा। हिंदुस्तान में एविएशन इंडस्ट्री जिस भारतीय ने ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल स्टार्ट करी? JRD टाटा। बट बढ़िया काम नहीं कर पाए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप नहीं कर पाए, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट। बट पेपर वाला पूछ सकता है JRD टाटा ने एविएशन इंडस्ट्रीज की हिंदुस्तान में स्टार्टिंग करी थी। और मेरा दूसरा क्वेश्चन फिर इसी के ऊपर है, प्रशांत अग्रवाल। आपको बताना है JRD टाटा ने ये एविएशन इंडस्ट्री किस ईयर में स्टार्ट करी थी? ईयर। प्रेरणा, प्रेरणा, प्रियांशु खंडेलवाल, प्रियांशु वशिष्ठ, रिद्धिमा मित्तल। अरे कोई भी नहीं बोल रहा। रिद्धिमा मित्तल। 1932। 1932 में हिंदुस्तान में एविएशन इंडस्ट्री की शुरुआत जिस भारतीय ने करी थी? JRD टाटा। तो घर पे बुक पढ़ने का काम भी इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन पर काम करे, MCQ उठा देगा वो आपका। एक थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले अनाउंसमेंट। कल से बच्चों BST का बैच भी स्टार्ट हो रहा है। 12th BST का बैच कल से स्टार्ट हो रहा है। कल पहली क्लास 5:15 पे चलेगी संदीप भैया की, और जिन बच्चों को ज्वाइन करना है वो संदीप भैया के पास मैसेज भेज देना। जैसे आप बाकी सब सब्जेक्टों का भेज चुके हो तो आपके पास BST का लिंक आ जाएगा।
फिर एक बार दोबारा बोल देता हूँ, 12th BST की क्लास कल संदीप भैया की पहली क्लास 5:15 पर स्टार्ट होगी। तो संदीप भैया को मैसेज भेज देना तो आपके पास लिंक आ जाएगा। दूसरा इम्पोर्टेंट काम, बच्चों कुछ बच्चों की फीस अभी भी सबमिट नहीं हुई है, तो मैं उनके नाम एक बार बोल देता हूँ, तो वो सबमिट कराएं और रिसिप्ट व्हाट्सएप करें। अनन्या गोयल, राधिका वर्मा, ध्रुव कुमार, अंशिका, कशिश, सुशांत गुप्ता, कार्तिक खत्री, अजय कुमार, उमंग, प्रियांशी खंडेलवाल, हिना, वंशिका, रिया, क्रिश, यश खंडेलवाल, रौनक खंडेलवाल, आदित्य देव, चैतन्य देव, ट्विंकल मल्होत्रा, हर्ष रचोया, आयात, सिमरन अरोड़ा, शशांक, निवेदिता, सान्या, यशस्वी, कुलदीप, हर्ष, पीयूष। तो ये सब बच्चे फीस सबमिट कराएं और अपनी रिसिप्ट भेजें। तो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी आपको क्या इंपॉर्टेंट बात बताई थी, 1932 में, आसिफ साउंड कैमरा बंद रखें अपना। तो एयरवेज के लिए जिस हिंदुस्तानी ने शुरुआत करी थी, नाम JRD टाटा, और जिस साल में शुरुआत करी थी 1932। तो एयरवेज और वाटर को लेकर कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट बट फार अवे फ्रॉम द सेटिस्फेक्शन। बस यहां पेपर में जो क्वेश्चन लग सकता है, एक 1932 वाला और JRD टाटा, बट बहुत सेटिस्फैक्ट्री एविएशन इंडस्ट्री को प्रमोशन नहीं कर पाए, इसीलिए पिछले पेपरों में नहीं आया है। कम्युनिकेशन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन में दो ही चीजें आपके बुक में मेंशन है, एक इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ और दूसरा पोस्टल सर्विसेज। 1800 ऑनवर्ड्स पोस्टल सर्विसेज शुरू कर दी थी, बट हिंदुस्तान में गांव गांव तक ये सर्विसेज नहीं पहुंच पाई। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर को सक्सेसफुली मेंटेन करने में कामयाब हो गया। बच्चों ये आजकल का टेलीफोन जो वर्जन है, ये इसी का अपग्रेडेड वर्जन है। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफी में क्या होता है, इलेक्ट्रिक पल्सेस भेजी जाती हैं दो स्टेशंस के बीच में विद द हेल्प ऑफ वायर। दो स्टेशंस को अलग अलग जगह पर स्टेशन से उनको वायर से जोड़ा जाता है। इलेक्ट्रिक पल्सेस के थ्रू कोड भेजे जाते हैं और उस कोड को ट्रांसलेट कर ट्रांसलेटर उसकी लैंग्वेज को समझ सकता है। तो पुराने जमाने में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ बहुत काम का था। सक्सेसफुली हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लिया, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव था और बाद में इसी का मॉडिफाइड वर्जन फिर टेलीफोन आ गया था। तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफी सिस्टम एक्सपेंसिव था बट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो गया, बट पोस्टल सर्विसेज रिमेन्स इनएडिक्वेट। और ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। कंक्लूड करते हैं एक बार इसके पूरे चैप्टर के, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट रहे और क्या नेगेटिव एस्पेक्ट, और फिर हम टेस्ट पर चलेंगे और फिर पैराग्राफ सुनेंगे आपसे। तो कुल मिला के पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहे, कंक्लूड कर रहे हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट कम और नेगेटिव एस्पेक्ट्स ज्यादा थे। कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर, यहां पर शिफ्टिंग हो गई है सबसिस्टेंस फार्मिंग से, बार्टर सिस्टम से कैश बेस्ड इकोनॉमी, तो बेटर इंपैक्ट है। हालांकि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एडवर्सली इफेक्टेड हुआ था। न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बर्बाद होने से, बट ये पॉजिटिव एस्पेक्ट बहुत नैरो हैं। कंट्रोल ऑफ फेमाइन अंग्रेजों ने कुछ कोशिश करी थी बट बहुत सक्सेसफुल तरीके से अचीव नहीं कर पाए। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज आया। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने मनी का डिस्कशन करा था, थोड़ा चर्चा करता हूं, देखते हैं कौन बोल पाता है। राधिका वर्मा, मनी का मीनिंग, मनी, हाँ मनी का मीनिंग बोलो राधिका। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो मनी इज एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और रीपेमेंट ऑफ डेब्ट। बहुत बढ़िया कोशिश चल रही है बच्चों की। तो हम टॉपिक पर वापस आ रहे हैं। अगला हमने
मेरिट, पॉजिटिव इफेक्ट याद करा, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या मैंने बात बताई थी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसके लिए ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान में एजुकेशन सिस्टम लॉन्च करा, और जिस अंग्रेज की वजह से लॉन्च हुआ उसी की वजह से कहा जाता है हिंदुस्तान में मैकॉलियन एजुकेशन सिस्टम। पूरी दुनिया में जो कैलेंडर है वो भी अंग्रेजों का है, जिस आदमी की वजह से ये कैलेंडर चला उसको बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये सब चर्चा हम पुरानी क्लासेस में कर चुके हैं। और अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा, द कांस्टेंट पर कैपिटा इनकम ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम याद कर चुके हैं, अप्रॉक्सीमेट 0.5% पर एनम, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं बैकवर्ड इकोनॉमी रही हमारी। इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, जिसको हमने लिमिटेड अर्बनाइजेशन में याद करा था। और एग्रीकल्चर में बच्चों क्या होता है, छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा लगता है 10 लोग खेत में काम कर रहे हैं लेकिन 2 लोगों की प्रोडक्टिविटी के बराबर काम होता है तो 8 लोगों को बेरोजगार माना जाता है। हिंदी में शब्द था प्रच्छन्न बेरोजगारी, इंग्लिश में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे। जमींदारी सिस्टम का पैराग्राफ याद कर चुके हो, इन द नेम ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसका अल्टीमेट पर्पस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रूरल एरियाज। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन, कोई भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस नहीं करा। हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमाइन, सूखा बहुत पड़ा और हम लोग डिपेंड अपॉन अल्लाह मेघ दे एज ए फार्मर्स, तो इरिगेशन फैसिलिटीज पर काम नहीं करा। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री याद कर चुके हो, बर्बाद कर दिया था उन्होंने ताकि हिंदुस्तान का कच्चा माल सस्ते दामों पर मिले और उनके द्वारा बनाया गया तैयार माल ऊंचे दामों पर बाजार में, हिंदुस्तानी बाजार में बेचा जा सके। इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में कोई प्रमोशनल वर्क नहीं करा। फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदुस्तानी इकोनॉमी को बर्बाद करने का काम करा। तो बच्चों टेस्ट शुरू करना चाह रहे हैं। 10 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेंगे, सबको कोशिश करनी है बढ़िया से। और ये रहे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, समय स्टार्ट होता है। बातें नहीं करें। ट्विंकल मल्होत्रा, ट्विंकल ट्विंकल समझ में आ रहा है अच्छे से चैप्टर? गुड। जल्दी से करें टेस्ट। अनन्या ने आज बहुत लेट ज्वाइन करा। मैं फिर बता दूं, अगली क्लास में हमारा नया चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्ट होगा बच्चों। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। दीपांशु अग्रवाल समझ में आ रहा है अच्छे से? साउंड मैंने आपकी, बस आज चैप्टर क्लोज हो गया है। बच्चों यहाँ तो बहुत तेज बारिश हो रही है, आपके वहाँ भी हो रही है क्या? अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर पढ़ाई छोड़कर मत जाना। हाँ
कुछ बच्चों की स्पीड बहुत बढ़िया, पूरा पेपर अटेम्प्ट हो चुका है। कोशिश करें बाकी भी करें, 10 बच्चे अटेम्प्ट कर चुके हैं, 2 मिनट में 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। कोशिश करें बाकी की पार्टिसिपेशन फास्ट रहे, और ये जो कन्फ्यूज़न वाला काम है वो कोशिश करें ना हो और ठीक आंसर आए। सिक्सटी परसेंट स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट, 90% बच्चों का अटेम्प्ट हो गया बच्चों। बाकी भी कोशिश करें जरा जल्दी से। सिर्फ 5 स्टूडेंट बचे हैं, ओनली 5 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट बचे हैं बच्चों, 3.5 मिनट भी नहीं हुए हैं अभी। 2 स्टूडेंट्स बचे हैं बच्चों, वो भी अटेम्प्ट करें जल्दी से, ओनली 2 स्टूडेंट्स, सिर्फ 2 बच्चे बचे हैं, अटेम्प्ट करें। बहुत बढ़िया, 4 मिनट से कम, सभी बच्चों का अटेम्प्ट हो गया है। और अब हम एक बार डिस्कशन करेंगे इन क्वेश्चनों का। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन, द मेन रीजन फॉर, गलती अभी भी हो रही है बच्चों की। मैं हर क्लास में पुराना टॉपिक आप सबके साथ रिवाइज करवाता हूं, बोलता हूं, आप पढ़ के आए, मेरे साथ साथ बोले। मोर देन 50% बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा चैप्टर याद हो चुका है, अभी सुनना चाहें वो सुना देंगे। बट कुछ बच्चे नोट्स पर काम नहीं कर रहे हैं, रिवीजन पर काम नहीं कर रहे हैं, रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो भैया नुकसान होगा। बोर्ड की क्लास है तो बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं, कॉपियां मेंटेन करें अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम, और उसको रिवाइज करके क्लासरूम में बैठें, क्योंकि ये चैप्टर आज फाइनली पैकअप होने जा रहा है। अगली क्लास में सिर्फ नए चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे, बट टेस्ट सीरीज में ये चलता रहेगा। द मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वॉज, क्या था बच्चों? एक ही ऑप्शन है यहां पर सिर्फ, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, जिसकी वजह से एक्सप्लॉय, हमें बेस्ट आंसर ढूंढना है, कभी तुमको भैया सारे हो सकते हैं, तो यहां बेस्ट आंसर है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन, द एक्सपोर्ट सरप्लस, हमने याद करा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली रिपीटेड ऑफ योर एग्जाम। हिंदुस्तान ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट हायर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, सो देयर वाज ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस, जिसे अंग्रेजों ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यूज करा, और जिसको हमने याद करा इंडियाज ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। और यहां पर हमने एक और बात याद करी थी, ये ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ को लेकर पुस्तक लिखी थी, जिस आदमी ने, नाम द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू। तो एक्सपोर्ट सरप्लस का यूज अंग्रेजों ने अपने हित के लिए करा और ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ मैक्सिमाइज हुआ। उसकी 3 ही बातें आपको किताबों में लिखवाई हैं, याद कराई हैं, और वो तीनों लिखी हुई हैं। नंबर 1, उस पैसे का यूज उन्होंने क्या करा? टू इंपोर्ट द इनविजिबल आइटम, सही जवाब। टू मेक द पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द ऑफिसेस सेटअप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। तो ब्रिटिशर्स ने अपने ब्रिटेन में ऑफिसेस बनाए और वहां के खर्चों को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान से पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया, सही जवाब। तीसरा, लड़ाई अंग्रेज लड़ रहे हैं और पैसा हिंदुस्तान से लेके जा रहे हैं, यानी आंसर है ऑल ऑफ दीज। डमरू। बच्चों यहां पर आखिरी 2 क्वेश्चन थे, उसमें मल्टीपल चॉइस थे। पहले 8 क्वेश्चन में आंसर एक ही है, लेकिन जो आखिरी 2 क्वेश्चन थे उसमें मल्टीपल चॉइस थी, आंसर एक से ज्यादा है। तो आने वाली क्लासेस में जो क्वेश्चन है वो मिक्स मैच होंगे। सिंगल चॉइस वाले ऑप्शन में आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करने का चॉइस मिलेगा, आप दूसरी सेलेक्ट करोगे तो पहले वाला गायब हो जाएगा। लेकिन जो मल्टीपल चॉइस होंगे, आप उसमें चारों ऑप्शन भी सेलेक्ट करना चाहो तो चारों सेलेक्ट हो जाएंगे।
तो ये डिफरेंस है सिंगल और मल्टीपल चॉइस का। तो यहां आखिरी जो दो क्वेश्चन है उसमें आंसर एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज की हैं। तो यहां आंसर सिर्फ डमरू है, सिंगल चॉइस। तीसरे क्वेश्चन की चर्चा, विच इंडस्ट्री रिसीव द मेजर सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। तो कौन सी इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, हम पैराग्राफ डिटेल में याद कर चुके हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। और फिर हमने अगला याद करा था, इंडियाज जूट इंडस्ट्री सफर्ड हैविली ड्यू टू आफ्टर पार्टीशन। कई बार बच्चों क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुका है। जूट इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ ड्यूरिंग द पार्टीशन। मैंने बांग्लादेश की स्टोरी सुनाई थी, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल। यहां मैंने लॉर्ड कर्जन की बात बताई थी, मैंने यहां 1905 की बात बताई थी, बंग भंग डिवीजन ऑफ बंगाल, और बाद में फिर पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, और फिर बाद में वो बांग्लादेश। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत सारी बातें बोली थी। तो पार्टीशन के वक्त हमारी जूट इंडस्ट्री को नुकसान किस लिए हुआ, लैक ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल ईस्ट पाकिस्तान में चला गया था। कई बार अटेम्प्ट हो चुका है ये जूट वाला क्वेश्चन। विच इंडस्ट्री वाज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन, अभी बात बताई थी, जूट। अगला क्वेश्चन, was the main source of livelihood for most of the people during the colonial rule। अब बच्चों यहां पर बात हो रही है सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में वर्किंग पॉपुलेशन किस सेक्टर को बिलोंग्स करती थी, यानी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को लेकर फिल इन द ब्लैंक्स बनाए हैं। और आपको मालूम है अप्रोक्सीमेट 73% वर्किंग पॉपुलेशन बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज। 10% आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में याद करा है और 17% आपने सर्विस सेक्टर में याद करा है। तो लोगों को सबसे ज्यादा किस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर। स्वेज कैनाल की चर्चा करी थी, ईयर बताया था 1869 में बना। क्या था, शॉर्टेस्ट रूट था बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, शॉर्टेस्ट सी रूट, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से घूमकर जाने का काम खत्म हो गया था। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आने लगी थी 1869 ऑनवर्ड्स थ्रू द स्वेज कैनाल, और बेनिफिट्स यानी ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ और ज्यादा हो गया था इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग यहां टिक कराया जा रहा है, आपको याद कराया गया, आज भी बोला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अमंग द वेरियस सेक्टर्स लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। भैया 9th क्वेश्चन पर आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, कौन सी गलत है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रही है, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रमोटेड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, पहला गलत आंसर मिल गया है, ऐसा नहीं हुआ था। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी प्रमोट ही नहीं करा, तो फॉल्स आंसर ढूंढना है, तो बी आंसर फॉल्स है। ये मल्टीपल चॉइस है बच्चों, यहां एक से ज्यादा सही है। पब्लिक सेक्टर प्ले सिग्निफिकेंट रोल, बिल्कुल गलत। इंफ्रास्ट्रक्चर तो सिग्निफिकेंट रोल प्ले ही नहीं कर रहा, सिर्फ ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ के लिए उन्होंने सड़कें बनाई, उतनी सड़कें जिससे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके, ज्यादा से ज्यादा कच्चा माल यहां से वहां ले जाया जाए और वहां का फिनिश गुड्स यहां ऊंचे दामों पर बेचा जा सके। सिर्फ उतना ही रेलवे, उतना ही रोड जैसे स्ट्रक्चर को डेवलप करा जिससे ड्रेन ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके। तो यहां पर दो आंसर है, बी एंड सी, और इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट हो सकती थी। और ये हमारा 10वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स विच आर नॉट ट्रू इन द कंटेस्ट ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक बोले तो पॉपुलेशन कंडीशन को लेकर कौन सी बात सही नहीं है, कौन सी बात सही नहीं है। और यहां एक से ज्यादा बातें ऐसी हैं जो गलत लिखी हुई हैं, जो आपको सेलेक्ट करनी है। उस जमाने में बच्चों बर्थ रेट ज्यादा थी, बिल्कुल सही है, 48 पर 1000 आपने याद कर रखा है, बट डेथ रेट भी बहुत ज्यादा थी, ये स्टेटमेंट गलत है, ये आपको टिक करनी थी। डेथ रेट बहुत ज्यादा थी 40 पर 1000। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा थी 218 पर
1000 लाइव बर्थ, ये भी गलत है। लिटरेसी रेट भी बहुत कम थी, 16% आज के कंपैरिजन में। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, तो हाई नहीं थी। यानी इस क्वेश्चन में भी आंसर 3 है। मल्टीपल चॉइस के थे, 3 ऑप्शन सेलेक्ट करनी थी यहां पर आपको। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये चैप्टर बच्चों को शायद डाटा की प्रॉब्लम थी, 1-2 बच्चे एग्जिट कर गए थे, मैंने दोबारा ज्वाइन करा है उन्हें। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अगली क्लास में हम नए चैप्टर पर स्टार्ट करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम। बहुत इंटरेस्टिंग है, टेक्निकल है, एनालिटिकल है, रेगुलर रहना ताकि अंडरस्टैंडिंग बने। और जब सब चीज़ें थ्योरी की एक साथ कंपाइल होगी तो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होगा। और जिन बच्चों के मैंने नाम लिए थे, कुछ बच्चों के नाम बोल नहीं पाया था, तो जिनकी फ़ीस पेंडिंग है वो अपनी फ़ीस सबमिट कराएं, नोट्स ज़रूर बनाएं। घर में आप बहुत अच्छे से रहते हुए, अपना अपने घर वालों का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करें। तो आज के लिए एक बीएसटी वाली अनाउंसमेंट मैंने और करी थी। कल 5:15 पर क्लास है संदीप भैया की, और जिसको वो क्लास अटेंड करनी है, संदीप भैया के मोबाइल नंबर पर आप मैसेज भेज देना अपना, तो लिंक आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, परसों चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद।